तो देखिए अपन ने चैप्टर शुरू किया था कौन सा, इवोल्यूशन। इसके बारे में अगर पढ़ते हैं सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन पढ़नी अपन को, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। क्या होता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती है उनकी जो भी हिस्ट्री रही है उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा इज यूज फॉर दी प्लांट्स और फोना यूज किया जाता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो प्लांट और एनिमल्स में जो भी चेंजेस होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज को अनफोल्ड करना, अनरोल करना, या फिर किसी भी चीज में जो हिडन पोटेंशियल्स होते हैं उनको क्या कर देना, रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। और सिंपल मीनिंग में क्या हो जाता है कि किसी भी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब हमें पढ़ना किसके बारे में, खुद के बारे में पढ़ना है। खुद के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि हम क्या है, एक लाइफ है। और ये जो लाइफ है वो कहाँ पे पाई जाती है, अर्थ पर पाई जाती है। और अर्थ कहाँ पर पाई जाती है, यूनिवर्स में पाई जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, कब हुआ है। आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। अगर हमें पता लग गया इन तीनों चीजों के बारे में तो अपन बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, और उस अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स है या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे आई है। जैसे कि अपन खुले आसमान में स्टार की तरफ देखते हैं तो हमें स्टार का क्या दिखाई देगा, अपन स्टार के किसको देख रहे हैं, प्रेजेंट को, पास्ट को, या फ्यूचर को, पास्ट को देख रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में, और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्टेलर डिस्टेंस। लेकिन जब अपन अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम में देखते हैं तो हम किसको देख रहे होते हैं, प्रेजेंट को देख रहे होते हैं। अगर कंपेयर करते हैं ओरिजिन इसको, अर्थ को और यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स की साइज के कंपैरिजन में जो अर्थ का जो साइज है वो क्या होता है, इंडीड स्पेक, एक तिनके के बराबर होता है, एक पार्टिकल के बराबर होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो यूनिवर्स है वो कैसा है, बहुत वास्ट है, हाँ विशाल है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको एक थ्योरी से समझा जा सकता है, बिग बैंग थ्योरी को। कब माना जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या माना जाता था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें माना जाता है कि इस टाइम पे क्या रही होगी, एक डेंस एंटिटी रही होगी जिसमें क्या हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। उसकी वजह से यूनिवर्स ने क्या किया, एक्सपेंड किया और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बना दी। ये जो एक्सप्लोजन हुआ था वो ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप सोच पाओ, ये कैसा था, अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और ट्राई भी नहीं करना है अपन को। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा होगा टेम्परेचर जो था, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि ये जो एक्सप्लोजन था वो कैसा था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा रहा होगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगा था, डाउन होने लगा था, डिक्रीज होने लगा था। उसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस थी वो कंडेंस हो गई, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और इन्होंने, अच्छा जो गैलेक्सी होती है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, स्टार होते हैं, उसमें क्लाउड ऑफ गैस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके साथ में मतलब गैस तो हो ही गई है, ये सब मिलकर के क्या बना लिया इन्होंने, मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना ली थी। और इन फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कोई क्या बोला है, नेबुला बोला है। ऐसे एक नेबुला नहीं बने थे, बहुत सारे नेबुला बने थे। उनमें से एक नेबुला कैसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था, और उस वेरी वेरी हॉट पार्ट का नाम क्या है, सन है। तो ऐसा नेबुला जिसके सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सोलर नेबुला। और इन दी सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ क्या हो गया था, अर्थ हो गया था। और कब, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं था, ये जो एटमॉस्फेयर था वो बाद में बनेगा। जब ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ पर कौन कौन सी कंडीशन थी, एटमॉस्फेयर था या नहीं था, तो नो एटमॉस्फेयर था, और एटमॉस्फेयर नहीं था तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, ठीक है। वाटर वेपर प्रेजेंट थी, कुछ गैसियस स्टेट में प्रेजेंट थे जैसे कि CO2, CH4 और NH3। ये कहां से रिलीज हुए थे, मोल्टन मॉस से। मोल्टन मॉस क्या होता है, हॉट लावा होता है। H2O ने अल्ट्रावायलेट लाइट, जो सनलाइट आई थी उसकी वजह से ब्रेकडाउन हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लिया था।
ऑक्सीजन ने CH4 और H3 से रिएक्शन कर लिया और CO2H2O का फॉर्मेशन कर लिया। अब धीरे धीरे होले होले स्लोली जो ये H2O था वेपराइज फॉर्म में था, वो धीरे धीरे क्या आपने लगेगा, नीचे आने लगेगा। किसकी फॉर्म में आएगा? रेन, बारिश की बूंदों की फॉर्म में आएगा। और जो अपन को पता है जब वो अपन ने एक्सप्लोजन करवाया था उसकी वजह से जगह जगह पर क्या हो गए थे, गड्ढे हो गए थे, डिप्रेशन बन गए थे। सभी को लोग इधर ध्यान देना है। और उन डिप्रेशन में ये भरने लगा था। जैसे ही ये पानी भरता जाएगा वहां पे क्या बन जाते हैं, प्रिमिटिव ओशन का फॉर्मेशन हो जाता है। और माना जाता है कि इन्हीं प्रिमिटिव ओशन में किसका फॉर्मेशन हुआ होगा? लाइफ का। ये अपन ने बस बताया कि माना जाता है, कैसे हुआ है उसका अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, इसलिए बोला जाता है कि सपोज टू बी ओरिजिन इन सी वाटर। कि लाइफ कहाँ पे मानी जाती है? सी वाटर में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 4 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब अर्थ कब बन गई थी? 4.5। और ओरिजिन ऑफ लाइफ का हुआ है 4 बिलियन। मतलब कितने टाइम के बाद में? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर। उससे भी पहले हो गया था क्या? वो बताएंगे ना, अभी कहाँ है, अभी तो शुरू ही कहाँ हुआ है। अब अपन बात करते हैं थ्योरीज की। थ्योरीज ऑफ, बातें नहीं करनी है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इधर ध्यान दीजिए, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को समझने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है। इनमें से सबसे पहले आ जाती है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। थ्योरी नंबर 2 इज कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। नंबर 3 पर है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसी का दूसरा नाम होता है ऑटोजेनेसिस। एंड इसी का अगला नाम होता है एबायोजेनेसिस। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एंड लास्ट इज मॉडर्न थ्योरी। इसी का दूसरा नाम होता है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो टोटल कितनी थ्योरी अपने पास में लिखना नहीं है, पहले समझ लो। सबसे पहले है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। नंबर सेकंड इज कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। नंबर 3 स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ऑटोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस। नंबर 4 इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लास्ट एंड फाइनल इज मॉडर्न थ्योरी या फिर ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। इस ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी के भी 2 पार्ट होते हैं। थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कीमोजेनी एंड पार्ट सेकंड इज नोन एज बायोजेनी। कीमोजेनी का मतलब होता है केमिकल इवोल्यूशन। और बायोजेनी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल। अब इन पांचों में से आप देख के बता सकते हो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी होनी चाहिए? लास्ट वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट वाली सही होती तो अपन सेकंड वाली पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। अगर सेकंड वाली सही होती तो थर्ड वाली पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। ऐसे ही थर्ड वाली सही होती तो फोर्थ वाली पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। और अगर फोर्थ वाली भी 100% करेक्ट होती, एक्सेप्टेड होती, तो हमें फिफ्थ वाली पढ़नी पड़ती कि नहीं?
फिफ्थ के बाद में हमने सिक्स पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। इसका मतलब कौन सी वाली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है? फिफ्थ वाली है। ठीक है, सबसे पहले पहली थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये भी याद रख लेना कि ये थ्योरी जो है वो किसके लिए दी गई है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए दी गई है, ना तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए है, ना ही ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए। किसके लिए है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। कौन सी वाली है? फर्स्ट वन इज स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। इसको हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। कभी आपने नाम सुना होगा सृष्टि। तो देखो, जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है ये हमें बताती है, एक तो ये है कि ये जो मिथ होते हैं ना, माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरीज को बोला जाता है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं रिलीजियस, जो कि रिलीजन के बेसिस पर होती है। ठीक है, अब आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हैं, उन सबके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को लेकर क्या है, अलग अलग मत होते हैं उनके। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, रोक टोक करना अलाउ नहीं है, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। अगर अपन बात करते हैं कौन से धर्म के अनुसार? हिंदू धर्म के अनुसार। तो आपने सुना होगा हिंदू धर्म में माना जाता है ब्रह्मा जी को। ठीक है, अब एक बात बताइए, अपन ने जब पढ़ा था यूनिवर्स, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड बोला जाता है। और आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा संधि विच्छेद नाम की एक चीज होती है, संधि करना जानते हो? इस ब्रह्मांड को संधि करके देखते हैं तो अपने पास में दो टर्म आ जाती है, ब्रह्मा प्लस अंड। अंड को इंग्लिश में बोला जाता है अंडकोश, स्क्रोटम। और आपको पता ही है, क्या छुपाऊं आपसे, कि जो अंडकोश होता है उसमें, या फिर जो स्क्रोटम होता है, एक स्क्रोटम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म या फिर हिंदू रिलीजन, ये माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी के जो स्क्रोटम थे, उनके जो दो टेस्टिस थे, उनमें से एक से तो क्या फॉर्मेशन हो गया? मनु। और एक से किसका फॉर्मेशन हो गया? श्रद्धा का। और एक लड़का था और एक लड़की थी, और एक लड़का और एक लड़की तो बन गए हैं, तो इन्होंने ही पूरी की पूरी किसका निर्माण कर दिया है? सृष्टि का निर्माण कर दिया है। और पूरी की पूरी जो लाइफ आई है वो किसकी वजह से आई है? ब्रह्मा जी के उन अंडकोश की वजह से आई है। ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू थ्योरी। ऐसे ही बाकी के जो भी धर्म होते हैं उन सबके अकॉर्डिंग अपनी अपनी थ्योरी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कि जो क्रिश्चियन धर्म होता है, उनके अकॉर्डिंग जो उनके गॉड हैं उन्होंने बताया, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो पूरी की पूरी जो धरती है, पूरा का पूरा जो जीवन है, वो केवल केवल कितने दिनों में आया है? 6 दिनों में आया है। फर्स्ट दिन उन्होंने काम किया था, कुछ अलग अलग चीजें बनाई थी, आकाश पाताल बना दिए। दूसरे दिन पर उन्होंने ये हवा और ये कुछ जो प्लांट्स वगैरह है ये बना दिए। तीसरे दिन उन्होंने कुछ कुछ काम और काम किया था, जैसे आप जानते हो जिसको जहन्नुम और क्या बोला जाता है, जैसे स्वर्ग और नरक बोलते हैं ना अपने में, वो बना दिया। फोर्थ डे पर और कुछ काम किया, और फाइनली जो सिक्स्थ डे था उस पर उन्होंने क्या बना दिया? ह्यूमन स्पीशीज का फॉर्मेशन कर दिया था। अब कितने दिन तक काम किया था उन्होंने? 6 दिन तक काम किया था। और 7वें दिन इतना सारा काम हो गया ना, तो 7वें दिन उन्होंने क्या मान ली? छुट्टी मान ली। तुम्हें हंसी आ रही है ना अभी? अब एक और लिंक करवाता हूं आपको मैं। अपन भी 6 दिन तक काम करते हैं, अगला जो 7 डे होता है वो एज ए संडे सेलिब्रेट करते हैं। ये पता है संडे सेलिब्रेशन का रूल कहां से आया है? उसी के अकॉर्डिंग आया है, क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग। जो अपने कैलेंडर होते हैं वो सारे के सारे भी कौन से धर्म के अकॉर्डिंग बने हुए हैं? क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो ये जो अपन 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन आपकी जो छुट्टी होती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 7वां जो दिन है एज ए संडे सेलिब्रेट करते हैं। कौन से रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है? ये भी क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इन्होंने क्या बताया? अलग अलग धर्मों के अनुसार बता दिया। लेकिन अपन को पता है कि अपन जब क्लास के अंदर पढ़ते हैं, जब भी अपन क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो अपन को किसको मानना है? सही, साइंस को मानना है। क्लास के बाहर अपन जब बात करेंगे तो धर्म को मानना है। इसलिए हुआ क्या, क्या अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें बातें लिख देता हिंदू धर्म की, तो बाकी के धर्म वाले बुरा मान जाते। अगर मैं इसमें लिख देता क्रिश्चियन धर्म की, तो बाकी के धर्म वाले क्या है? बुरा मान जाते। इसलिए क्या किया, इसमें धर्म की बातें करी ही नहीं है। इसमें सिंपल सा क्या बता दिया कि अपन साइंस की बातें करेंगे, और साइंस की बातें करते उन्होंने टोटल 3 कोनोटेशन दिए थे। और ये जो 3 कोनोटेशन है, अच्छा ये कभी आपने नाम सुना है कि जो चर्च वगैरह होते हैं वो कौन से धर्म के होते हैं?
क्रिश्चियन धर्म के होते हैं, और उनके जो गॉड होते हैं उनको शायद फादर बोलते हैं, मतलब जो भी वहां पे रहते हैं पुजारी टाइप में फादर बोलते हैं ना। तो ये जो थ्योरी है ना, ये भी एक्सेप्टेड पता है किसके अकॉर्डिंग है? क्रिश्चियन धर्म के अकॉर्डिंग है। ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी फादर सोरेज ने। किसने? फादर सोरेज ने दी थी। और उनके अकॉर्डिंग 3 कोनेटेशन होते हैं इसके। कोनेटेशन नंबर 1, कोनेटेशन का मतलब समझ में आता है, कुछ अभिज्ञान दिए जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले बताया था कि ऑल दी डाइवर्सिटी that we see today were created as such। इन्होंने बताया थे जितनी भी अपन डाइवर्सिटी आज देख रहे हैं ना, वो ऐसे की ऐसे ही क्रिएट की गई थी। All the living organisms were same since creation and will be same। इन्होंने बताया कि जो भी डाइवर्सिटी आज अपन देख रहे हैं वो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेगी। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, अर्थ इज ओनली 4000 years old। अब इन तीनों बातों में से आपको कौन सी वाली बात सच्ची सच्ची लग रही है? तीसरी वाली। ये तो सरासर झूठ है। 4000 साल है, हैं? देखो ना भाई, कोई सी भी बात सही नहीं है। पहली वाली बात क्या बोल रहा है कि जो भी है, कि जैसे कि अपन जो है वो ऐसे कैसे बने थे, इट इज पॉसिबल, हमारे माँ बाप का कोई रोल नहीं है कि इसमें है। दूसरी बात है कि जो भी अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ना, पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और इन फ्यूचर भी ऐसे रहेंगे, कुछ चेंज ही नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, चेंज हो रहा है ना। और जो अर्थ है वो केवल कितनी साल पुरानी है? 4000। तो तीनों बातें सही नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया था। और डिस्कार्ड करने वाले भी ऐसे छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे। चुप रहो। डार्विन एंड वॉलेस, इन्होंने बोला कि जो लाइफ फॉर्म्स होती है ना, लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम। कि फादर जी आप जो बोल रहे हो वो बात ठीक हो सकती है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो लाइफ फॉर्म्स होती है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ में। तो मैं आपकी थ्योरी को क्या करता हूं? डिस्कार्ड करता हूं। ये किसने बोला? डार्विन और वॉलेस ने। ये कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, अपने जमाने की टॉप थे। हाँ, जानते क्या हो तुम अभी इनके बारे में? बताएंगे? चुप रहो बस। तो थ्योरी नंबर 1 कौन सी है? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसके क्या है? 3 कोनेटेशन होते हैं, और ये कैसी है? माइथोलॉजी बेस्ड। या फिर इसको बोल दिया जाता है थ्योरी नंबर 2 कौन सी है? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक, अगर लिखोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इच्छा आपकी है कि लिखोगे या समझोगे।
मैंने बोला ना इच्छा आपकी है और उसके लिए जिम्मेदार भी खुद रहेंगे। तो पहली थ्योरी के बाद में अपन ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। दूसरी थ्योरी है जिसको बोला जाता है कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी, कभी आपने नाम सुना है कॉस्मिक रेज, है ना? रेज होती है ना कॉस्मिक रे। अब रेज की क्या होती है कि प्रॉपर्टी होती है, एक नेचर होता है कि अगर मैं यहां से कोई रेज है तो उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकता हूं, डाइवर्सिफाई कर सकता हूं। वो क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी। तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। पेन स्पर्मिया, पेन का मतलब होता है ऑल और स्पर्मिया मतलब स्पर्म। स्पर्म इज लाइक ए सीड। तो इन्होंने बताया कि कोई आउटर स्पेस से, कहां से, आउटर स्पेस से कोई स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आई होंगी। आउटर स्पेस क्या है, नो आइडिया। आउटर स्पेस से कुछ स्पोर लाइक या फिर सीड लाइक स्ट्रक्चर आई होंगी और जैसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे गिरी वैसे ही हमारे प्लैनेट कौन से पर, अर्थ पर भी गिर गई और पूरी अर्थ पर उन्होंने क्या बना दिया है, लाइफ बना दी है। ये बोलती है कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। और आज भी इस थ्योरी को, आज भी इस थ्योरी को जो ये एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, भूगोल शास्त्री होते हैं, है ना, उनकी ये फेवरेट आइडिया है कि बात तो सही बोल रहा है भाई। उनके लिए फेवरेट है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों के बारे में बताते रहते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो क्या बताती है, फ्रॉम आउटर स्पेस क्या आई होंगी, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। आ गई। और इनको बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर। फ्रॉम आउटर स्पेस spore like structures disperse on different planet including अर्थ। और इसी से क्या आ गई है, लाइफ आ गई। मान के चलिए ऊपर से कौन आ रहे हैं, स्पोर आ रहे हैं और ये क्या है, अर्थ है। एक स्पोर इधर आया, आ गया, इसने बना दिए क्या, प्लांट्स। एक और स्पोर इधर आया, उसने बना दिए क्या, ह्यूमन बीइंग। एक और स्पोर इधर आया, उसने बना दिए क्या, बैक्टीरिया वगैरह। ऐसे हो गया था। क्या ये बात आपको सही लग रही है, क्या नहीं लग रही है? तो इसको भी क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन एक बात अभी भी आपको याद रखनी है, ये वाली जो थ्योरी है स्टिल ए फेवरेट आइडिया फॉर दी एस्ट्रोनॉमर्स। स्टिल ए फेवरेट आइडिया। थ्योरी नंबर 3 क्या बोलती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है क्या, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से ही। इसी को बोला जाता है एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस। इसका मतलब ये क्या कुछ कहना चाह रहा है कि जो लाइफ है ना वो खुद से ही आई है, पहली बात तो। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद से आ जाना, नोट नहीं करना है। दूसरी बात ये क्या बोलता है कि जो लाइफ आई है ना किसी भी, अच्छा बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस समझ में आता है, लिविंग और नॉन लिविंग, कि जो लाइफ आई है वो कहां से आई है, नॉन लिविंग से आई है। और तीसरा क्या बोलता है, ऑटोजेनेसिस का मतलब वही हो जाता है स्पॉन्टेनियस, मतलब कि खुद से ही आई है। तो इन्होंने बताया कि जो लाइफ आई है ना वो डिकेइंग और
रोटिंग मटेरियल से आती है। डिकेइंग मतलब जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ। स्ट्रॉ जानते हो? भूसा। भूसा नहीं जानते हो? ये छप्पर वगैरह जो बनाते हैं, घास फूस जो होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, दैट इज कॉल्ड भूसा। या फिर जो मड होता है, मड मतलब कीचड़, उनसे क्या आ जाती है? लाइफ आ जाती है। और ये पता है, अब तुम्हें हंसी आ रही कि कुछ भी बोल रहे हो सर, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो भी बोलती है एनसीईआरटी बोलती है। और ये भी पता है, ये थ्योरी जो है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, और वो भी कोई हल्के फुल्के साइंटिस्ट नहीं है। नाम तो सुना ही होगा, अरस्तु का। जानते हो? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। उन्होंने पता है क्या बोला? वो एक गांव में रहते थे, एक विलेज में रहते थे, तो वहां पे भी ये भाषण दे रहे थे मेरी तरह ही। और वहां पे भी ऐसे ही बच्चे थे, कुछ लोग थे गांव के लोग, कि सर कुछ भी बोल रहे हो क्या? उस टाइम पे उनको बाबा बोलते थे कि बाबा जी कुछ भी बोल रहे हो क्या? कि मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं कि 1% भी नहीं है। कि एक काम करना, सुबह जिन जिनको भी दिक्कत है, नील नदी के किनारे पर आ जाने। आप नील नदी जानते हो? नाइल रिवर जिसको बोला जाता है, नील नदी के किनारे पर आ जाना। कि कितने बजे आना है? कि अर्ली मॉर्निंग में ही आना पड़ेगा, उठ पाओ तो आ जाना। कि ठीक है, उठ जाएंगे। पहुंच गए 6:30 बजे। 6:30 बजे जैसे ही वो पूछे, अरस्तु जी बैठे हुए थे, जैसे ही सनलाइट आई। अब तुम पूछोगे सनलाइट कैसे आएगी? सन का ओरिजिन पहले ही हो चुका है, तो सनलाइट आएगी। और पानी पहले बन चुका है, क्योंकि लाइफ आ चुकी है, तो वो अपन इसको प्रूव कर रहे हैं, बस प्रूव कर रहे हैं। तो वो जैसे आया, जैसे उस पर सनलाइट आई, उसने देखा कि एक मछली निकल करके जा रही है। अरस्तु ने बोला कि ये मछली मैंने बनाई क्या? कि नहीं बाबा जी। आपने बनाई क्या? कि नहीं बाबा जी। कहां से आई? कि कीचड़ में से आई। तो बताओ, मैंने क्या बोला था कि लाइफ है या नहीं है? कि बताओ, आ रही है कि नहीं आ रही? कि नहीं आ रही? आ गई है ना? कि हाँ बाबा जी। एक दूसरा भी बोला, तेरे को भी डाउट था? कि हाँ। वो दूसरा आया, उधर से एक निकाला, क्या? मेंढक निकाला। क्या मतलब? ऑलरेडी प्रेजेंट था। फ्रॉग आया, कि ये फ्रॉग तूने बनाया क्या? कि नहीं बाबा जी। मैंने बनाया क्या? नहीं बाबा जी। कहां से आया? कीचड़ में से आया। लाइफ है या नहीं? कि है। फिर तीसरा एक और एग्जांपल लिया, कि इससे नहीं मान रहे, अब आ गया क्रोकोडाइल। कि ये मैंने बनाया कि नहीं बाबा जी। तूने बनाया कि नहीं बाबा जी। लाइफ है क्या? कि हाँ है। तो मैंने क्या बोला था कि जो लाइफ आती है कहां से आती है? डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ और मड से आती है। अब तुम बताओ, रीजन क्या था? कि पहले वालों को पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट भी होती हैं। अब तुम्हें तो पता है कि फिश ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, अब वो पानी में तो रहेगी ना, कहां मिलेगी? फ्रॉग ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्रोकोडाइल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो अब बताओ, तुम इसको मानोगे कि ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? अब देखो, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, किसने बोला है? अरस्तु ने। क्या? फादर पहले बन चुका था, बातें बाद में बताइए, है ना? अब पापा ऐसी बात करेंगे, शर्म नहीं आती इनको? बताओ, बच्चे क्या सीखेंगे फिर इनसे? अब देखो इसने क्या बताया फिर, है ना? पिताजी बन गए, हरकतें देखो। लाइफ originated from non-living decaying and rotting matter like straw and mud. They also prove that in the presence of sunlight, mud of Nile River could give rise to fish, frog, and crocodile. इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आ जाती है नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
ये थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक है, पर इसकी भी कुछ कुछ कमियां हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो लाइफ आती है ना, वो पहले से ही प्रेजेंट लाइफ से आती है। बात सही है, आपने साइटोलॉजी में पढ़ा भी होगा, ओमिनिस सेलुलोइड सेलुला पढ़ा है ना। वैसे ही एक एवोल्यूशन में भी ऐसा ही लिखा जाता है, जैसे वहां पे आप पढ़ के आए हो, ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वीवो। हाँ, ये बायो में ही है। लाइफ कैन बी originated from pre-existing लाइफ। कि जो लाइफ आती है वो किससे आएगी, पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही आएगी। स्टार्टिंग वाले, हाँ स्टार्टिंग वाले से थोड़ी ठीक लग रही होगी ये तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसने क्या बता दिया कि जो लाइफ आती है ना किससे आ जाती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। अब ये जो थ्योरी है वो कौन सी वाली थ्योरी को डिस्कार्ड कर रही होगी, इससे जस्ट पहले वाली को। पहले वाली क्या बोल रहा था कि नॉन लिविंग से आ जाती है, तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको बोला जाता है स्वान नेक फ्लास्क। इनके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया। क्या ले लिया, एक फ्लास्क लिया। ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या डाल दी, यीस्ट डाल दी। क्या डाल दिया, यीस्ट। यीस्ट बताइए लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है, लिविंग होती है, ठीक है। प्लस इसमें क्या डाल दिया, शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया, ताकि यीस्ट इसमें क्या करती रहे, अपना खाने पीने का जुगाड़ करती रहे। अब इन्होंने क्या किया, फिर इसको, अच्छा स्वान नेक का समझ में आता है आपको, इसकी जो गर्दन थी तो कुछ इस प्रकार की थी, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इसको फिर इन्होंने क्या कर दिया, हीट दे दिया। किसको, इस फ्लास्क को। बताओ ईस्ट सरवाइव करेगी कि मर जाएगी, मर जाएगी। कौन मर गई है, ईस्ट मर चुकी है। अब बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बोलो ना, नॉन लिविंग है। देख रहे हो ना तुम, देखते रहो। अब ये जो है हीट करने के बाद में ये कैसा बन चुका है, नॉन लिविंग बन चुका है, बन गया है, बन गया है ना। अब लुइस पास्चर ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये वाला जिसकी उन्होंने गर्दन ऐसी की ऐसी ही रखी थी, किसकी, ये फ्लास्क की। और दूसरा उन्होंने क्या किया, इसकी गर्दन ही तोड़ दी थी। एक की तो गर्दन ऐसी की ऐसी है और एक की गर्दन उन्होंने तोड़ दी। ये गर्दन ऐसी की ऐसी है, इसकी गर्दन तोड़ दी। अब उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, देखो तो सही। जो उन्होंने देखा वही मैंने देखा और तुम भी वही देखोगे। उन्होंने देखा कि यहां पर बैक्टीरिया आ गए हैं और यहां पर बैक्टीरिया आ गए, लेकिन इधर बैक्टीरिया नहीं आए। बैक्टीरिया बोलू या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलू, वो नहीं आया। तो उन्होंने बोला किसको, इससे पहले वाली जो थ्योरी थी ना, अरस्तु भैया वो। यार एक बात बताओ, तुम तो बोल रहे थे कि नॉन लिविंग से क्या आ जाती है, लाइफ आ जाती है। अगर तुम्हारी बात इतनी सच्ची होती तो बताओ ये भी तो नॉन लिविंग था ना, इधर काहे नहीं आए। उसका सिर चकरा गया।
वो इसलिए नहीं आए, तो लुईस पास्चर ने बताया कि पता क्यों नहीं आए उधर, क्योंकि जब अपन ने इसको हीट अप किया था, जब इसको अपन ने हीट दिया था, तो ये जो भी यहाँ से था वो किसकी फॉर्म में गया होगा, वेपर की फॉर्म में गया होगा। और आपको पता है जब ये टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब मिलती है उसमें, तो वेपर वहां पे क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। और जो आउटर ये वाला जो था वो किसके कांटेक्ट में था, डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था। और आउटर एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बताओ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर इजीली आ पाएगा कि इसके अंदर, खुले हुए के अंदर कि बंद वाले के अंदर? ठीक है। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना। वो क्यों आए थे, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में था, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था। तो जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। अब बताओ जो यीस्ट के अंदर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। और वो धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, यहाँ पे ग्रोथ करने लग गए थे। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ पाए थे, क्योंकि जो यहाँ पे वेपर थी ना, वो इस पे यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आए थे। तो लुईस पास्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, किसको, कि जो लाइफ आती है वो किससे आती है, लाइफ से ही आती है, ना कि नॉन लिविंग मटेरियल से। नहीं आए तो लेकिन लाइफ सही है ना। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इसमें भी नहीं आते तो इसमें भी लाइफ नहीं आती। वो क्यों आई है, क्योंकि पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर आ गए थे, फिर उन्हीं से वापस से आई है। मतलब बाहर भी थे वो तो लाइफ ही थी ना। लुईस पास्चर supported theory of biogenesis and discarded theory of spontaneous जनरेशन। देखो इधर क्या हुआ कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, यीस्ट ले लिया और शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद में इसको क्या दे दी, हीट दे दी। और ये हीट में होने के बाद में कैसा बन चुका है, ये अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन चुका है, नॉन लिविंग बन चुका है। अब इसको दो पार्ट में कर दिया, एक तो ऐसी जिसकी गर्दन ऐसी की ऐसी रखी है, और दूसरा जो फ्लास्क है उसकी अपन ने गर्दन तोड़ दी है। अब क्या होगा इसमें, ये जो यीस्ट और जो सॉल्यूशन है वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, और जो बाहर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी इसमें घूम घूम के आएंगे, घूम घूम के आएंगे। कुछ तो यहाँ पे क्या है, मर जाएंगे, तो वो तो घूम घूम के मर गए। बाकी के जो कुछ रह जाते हैं उन्होंने क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है। क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है। और ग्रोथ की वजह से उनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस वाले में, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं पाए थे ना। और जब आएंगे नहीं तो ग्रोथ कहां से करेंगे, और जब ग्रोथ नहीं करी तो यहाँ पे डेवलप कैसे हो जाएंगे। इसलिए लुईस पास्चर ने क्या बताया, किसकी वाली थ्योरी को सपोर्ट किया था, बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया, और किसको डिस्कार्ड करवा दिया। अब लेकिन इधर एक दिक्कत हो गई, जैसे कि ये बोल रहा, हाँ अब दिक्कत ये हो गई कि अपन को क्या करना था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। इसका मतलब जो फर्स्ट लाइफ आई थी ना वो कैसे आई है, उसने ये थोड़ी ना बताया है। इसने तो क्या बता दिया कि लाइफ लाइफ से आई है। अपन ने ये पूछा था कि इनसे, हमारा तो सवाल ही क्या था कि जो फर्स्ट लाइफ है वो कैसे आई है, तो ये उसको बताने में सक्सेस हो पाए थे क्या, नहीं। तो इनकी ये क्या हो गई थी, कमी रह गई थी, नॉट एबल टू टेल अबाउट हाउ फर्स्ट लाइट। अभी देखो बाकी तो उसमें सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या दिक्कत हो गई थी कि ये नहीं बता पाए थे कि जो फर्स्ट लाइफ है वो कैसे आई है। अब ये कौन बताएगा फिर, इसके लिए दो धुरंधर आएंगे फिर, अब ओपेरिन और हेल्डेन। और वो पता वो आपस में दोस्त थे, हाँ ओपेरिन और हेल्डेन। कहानी है ये, समझाऊंगा मैं तुम्हें पूरी, बने रहो। क्या, जैसे कि तुम तीन दोस्त हो, दो ही हो, कौन कौन से, कोई भी मान लो, ठीक है मान लेते हैं। इस थ्योरी का नाम होता है मॉडर्न थ्योरी, और इसी का दूसरा नाम होता है ओपेरिन
हेल्डेन थ्योरी। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन इसको? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कीमोजेनी, सेकंड पार्ट इज नोन एज बायोजेनी। और ये जो बायोजेनी है ना, इसके भी पता है 4 पार्ट हैं। घुमा दिया ना? ओके, गॉट इट। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला वाला पॉइंट है प्रोटोबायोन्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटोबायोन्ट। जो दूसरा वाला पार्ट है वो है इओबायोन्ट। और तीसरा वाला पार्ट बोल दूं क्या? प्रोकैरियोट्स। और अगला वाला तो समझ ही जाओगे। कैसे टैलेंटेड बच्चे हो ना, एकदम जहरीले। प्रोकैरियोट, प्रोटोबायोन्ट, इओबायोन्ट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अपन सब कौन है? यूकैरियोट्स हैं। तो बन गए ना? देखो अपन कैसे बने हैं मैं बताऊंगा। तो देखो, कीमोजेनिक का मतलब होता है केमिकल इवोल्यूशन। क्या होता है? केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी में ये अपन को पढ़ना है कि सबसे पहले क्या होगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से वाले मॉलिक्यूल? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें क्या बनाना है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बना दिया है। और हौले हौले धीरे धीरे स्लोली स्लोली इससे ही क्या बन जाएगी? लाइफ बन जाएगी। तो देखो, सिंपल इनऑर्गेनिक से सिंपल या सॉरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बनाए हैं, इस वाले प्रोसेस को तो बोला जाता है क्या? कीमो केमिकल इवोल्यूशन। देखो, केमिकल से क्या बना दिया है? केमिकल बना दिया है। छोटे वाले केमिकल से बड़ा वाला केमिकल बना दिया है। सिंपल वाले से क्या बना दिया है? कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और फिर इस वाले केमिकल से अपन ने क्या बना दी है? लाइफ बना दी है। क्या बना दी है? लाइफ बना दी है। इसको बोला जाता है बायोजेनी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। समझ गए क्या बात को? आगे बात करते हैं सबसे पहले कीमोजेनी की। तुम्हें वो वाली बात तो याद ही होगी कि जब अपन ने यूनिवर्स को बनाया था तो वहां पे कुछ गैसें वगैरह बनाई थी, और वो जो पानी था वो बारिश की बूंदों में आ रहा होगा, गड्ढों में भर रहा होगा और महासागर बना दिए। इतनी बात तो याद है ना? सच्ची सच्ची बताओ। बस, तो उसको याद रखना, अभी काम आएगी। अब अपन पहले वाले पार्ट पर चल रहे हैं। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है? कीमोजेनी है। कौन सा वाला पार्ट है? कीमोजेनी है। कीमोजेनी को बोला जाता है केमिकल इवोल्यूशन। इस केमिकल से ही अपन क्या बनाएंगे? केमिकल बनाएंगे। उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव कंडीशन कैसी थी। प्रिमिटिव कंडीशन ऑन अर्थ। अब देखो, बोर हो भी रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना? चैप्टर ही ऐसा आएगा, प्रिमिटिव कंडीशन ऑन अर्थ। इसमें आपके साथ में 2 ही कंडीशन होगी। या तो आप इस चैप्टर में जब पढ़ते पढ़ते या तो सो जाओगे या फिर इसमें खो जाओगे, है ना? आराम से सो। फिर प्रिमिटिव कंडीशन ऑन अर्थ क्या क्या होती हैं? देखो, एक तो नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग? रिड्यूसिंग। इसी के साथ में था हाई टेम्परेचर और वोल्केनिक स्टॉर्म। लाइटनिंग। हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, लाइटनिंग था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अब हुआ क्या था कि इस टाइम पर, मतलब कि अर्ली अर्थ पर
some atoms present which are essential for formation of साइटोप्लाज्म या फिर मैं बोल दूं प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन से थे वो एटम? CHON, चोन। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ गए चौन को? अब ये जो चौन, क्या नाचो? हाँ, जैसे आपको याद हो आप कर लेना ना, जैसा मेरे को आता है मैंने लिख दिया है। अब देखो क्या किया, अरे देखो सही मैं क्या कर रहा हूं, इन एटम्स ने क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या बना लिया? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स भी पहले कौन से बनेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक बनेंगे, फिर सिंपल ऑर्गेनिक बनेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनेंगे। और फाइनली बन जाते हैं ऑर्गेनिक वाले। वो भी कौन से वाले? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये जो थ्योरी है ना, इसका जो प्रिंसिपल है वो ही यही है कि जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो पता कहां से आई थी? नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी। तो वो भी अपन इधर ही चेप देते हैं। अरे अंगड़ाइया नहीं लेना है? अरे जोर जोर से अंगड़ाइया लेते हो रहे तुम। हाँ, बात नहीं करनी है। देखो, फर्स्ट लाइफ came from non-living organic मॉलिक्यूल। और पता है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? सब पता है तुम्हें? आरएनए, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसैकेराइड्स। इनको तो शायद मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है। तो अभी तक क्या कर रहे थे? तुम्हें पता ना, इस बैच को वो बोला जाता है टारगेट बैच। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, मुझे पता है कि तुमने नहीं पढ़ा है। अब देखो हुआ क्या, ये सारी की सारी जो कंडीशन है कहाँ पे चल रही है? ये एटम वाले सारे प्रेजेंट थे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कहाँ पे बने होंगे? ये उसी पानी में बने होंगे जिस पानी में महासागरों को फॉर्मेशन हो गया था, प्रिमिटिव ओशियन का फॉर्मेशन हो गया था। तो अब अपन इसको और उस पानी को इंक्लूड करके क्या बोल सकता हूं? प्रिमिटिव ओशियन। यस, विद मैक्रोमोलिक्यूल। प्रिमिटिव ओशन विद मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा ये बताइए, जो पानी होगा ठंडा होगा कि गर्म होगा? ये वाला जो पानी है गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा। और बताओ इस पानी के अंदर तो क्या है? आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसैकेराइड है। ये सारे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाएगा सूप की तरह? सूप में भी तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सूप गर्म होता है कि ठंडा होता है? गर्म होता है। तो एक साइंटिस्ट हुए थे, इसको बोला जाता है प्रीबायोटिक सूप। क्या बोल देंगे? प्रीबायोटिक। प्री का मतलब पहले। लाइफ आ गई है कि इसमें नहीं आई है? लाइफ अभी मैं बताऊंगा। अभी तो क्या हुआ है, लाइफ से पहले वाला सूप है ये। प्रीबायोटिक सूप का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सूप है जिसमें लाइफ से पहले वाली स्टेज है। ये समझ में आया क्या? और इसी को बोला जाता है हॉट डाइल्यूट सूप। अरे देखो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब ओशियन है तो पानी ज्यादा ही होगा। और ठंडा है कि गर्म है? गर्म है। गर्म के लिए हॉट, हॉट डाइल्यूट सूप। और ये मैंने नहीं बोला, उसका जो दोस्त था ना,
उसने बोला था हेल्डेन ने। अब हुआ क्या, देखो उनकी कहानी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहाँ तक की कि ये ओपेरिन और जो हेल्डेन थे दोनों कैसे थे, दोस्त थे, घड़ी की तरफ टाइम नहीं देखे, है ना। अब हुआ क्या था कि जो हेल्डेन था वो तो निकल गया था, जब ये एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था ना तो वो तो निकल गया था घूमने। कौन कर रहा था अकेला, ओपेरिन कर रहा था। इसलिए आपने देखा होगा स्टोरी में अपन ने ओपेरिन को आगे लिखा है, हेल्डेन को पीछे लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेजर जो काम किया है 80% का वो किसने किया था, ओपेरिन ने किया था। और ये जो ओपेरिन थे वो बिलोंग करते हैं रशिया से, और जो इंग्लैंड, ये जो हेल्डेन है वो बिलोंग करते हैं कहां से, इंग्लैंड से। ठीक है, तो वो तो निकल गया घूमने। अब जैसे ही वो घूमने के वापस आया तो जो ओपेरिन भाई साहब थे वो कहां तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक, इस वाले स्टेज तक पहुंच चुके थे। तो ओपेरिन ने तो खुद ने क्या बता दिया कि यार इसमें लाइफ आने की मेरे को क्या लग रही है, पॉसिबिलिटीज लग रही है, इसलिए मैं इसका नाम क्या रखूंगा, प्रीबायोटिक ट्यूब, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी लग रही है, आई नहीं है। तो उन्होंने फिर बताया कि अच्छा ऐसा है क्या, कि एक बार चेक करा, चेक कराते तो गर्म गर्म लग रहा है, और पानी का अमाउंट ज्यादा था तो थोड़ा एक दो ड्रॉप लेके भी उसने चेक कर लिया कि यार ये तो सूप की तरह लग रहा है। तो उसने फिर क्या नाम रख दिया इसका, हॉट डाइल्यूट सूप। किसने, हेल्डेन ने। ये वाला जो नाम था वो किसने दे दिया था, ओपेरिन ने पहले से दे दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हॉट डाइल्यूट सूप किसके लिए रेफर किया जाता है, प्रीबायोटिक सूप के लिए, लेकिन नाम किसने दिया था इसको, हेल्डेन ने दिया था। यहां तक का जो पूरा प्रोसेस था वो किसके अंदर आ जाता है, कीमोजेनी के अंदर आ जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज बायोजेनी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये कीमोजेनी खत्म, और क्या, इंग्लैंड का था, हाँ लिख देता हूं उधर ही। हाँ, ओपेरिन जो थे ये भाई साहब बिलोंग करते हैं वहां से, रशिया से, और जो, हाँ जी, इंग्लैंड। ओके, खुशी देख रहे हो तुम, खुशी करो फिर नोट। अरे वाह, मैं तो पूरा टाइम ही खा गया आज तो, है ना। वही तो क्या होता है, हाँ तो पढ़ाया ना।